अब हर चौखट पर NBC 24। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और चौखट के इस खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। चौखट के इस एपिसोड में हम बात करेंगे अलौली विधानसभा क्षेत्र से विधायक राम वृक्ष सदा से, जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन उनसे इस साक्षात्कार से पहले आइए आपको दिखाते हैं हम राम वृक्ष सदा के ऊपर हमारी एक खास रिपोर्ट। अब हर चौखट पर NBC 24। अलौली विधानसभा विधायक राम वृक्ष सदा ने राष्ट्रीय जनता दल के युवा कार्यकर्ता के रूप में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। राम वृक्ष सदा पेशे से मजदूर थे और लालू यादव के कहने पर राम वृक्ष सदा ने अपना राजनीतिक सफर शुरू किया। राम वृक्ष सदा 30 साल से राष्ट्रीय जनता दल पार्टी से जुड़े हैं और लालू प्रसाद यादव को अपना भगवान मानते हैं। 2000 में पहली बार राम वृक्ष सदा को पार्टी की तरफ से टिकट दे दिया गया और तब वो चुनाव तो हार गए, पर उन्हें जनता का जबरदस्त समर्थन मिला। फिर उसके बाद वो संघर्ष करते रहे और 2020 के विधानसभा चुनाव में विधायक का चुनाव लड़ जीत गए। 2020 के सबसे गरीब विधायकों की सूची में राम वृक्ष सदा सबसे ऊपर थे और राम वृक्ष सदा के खाते में मात्र 70,000 रुपए थे। 28 अक्टूबर 2022 को जब नीतीश कुमार ने विधायक आवास योजना के तहत राज्य के सभी विधायकों को नए घरों की चाबी सौंपी, तो उस दौरान राम वृक्ष सदा का भावुक होने वाला पल देखा गया और उस दौरान राम वृक्ष सदा रो भी पड़े। राम वृक्ष सदा कहते हैं कि वो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और आज चौखट के इस खास एपिसोड में हमारे साथ हैं राम वृक्ष सदा। तो अब हमारे साथ राम वृक्ष सदा है। 30 साल से जो है ये राजनीति में कहीं ना कहीं जुड़े थे और बिहार विधानसभा 2020 के कहीं ना कहीं सबसे जो गरीब जो विधायक होता है उसकी बात की जाए तो उस सूची में थे। ये मात्र 70,000 रुपये जो है इनके जो पास था। सर, इतने छोटे अपने सिचुएशन से, इतने सामान्य जीवन से आप राजनीति के इतने अच्छे मुकाम पर पहुंचे, विधायक बने, सबसे पहले क्या कहेंगे उस पर? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं और मैं सबसे धन्यवाद देता हूं हम अपने नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी को और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को, जिनके देख रेख में और जिनके स्वाधीन में मेरा राजनीति शुरू हुआ और हम लोग लगभग 28-30 साल से हम लोग लालू बाबू के साथ हैं और रहे भी हैं और इन्हीं के मार्गदर्शन में हम राजनीति भी करते आए हैं और करते भी रहेंगे। तो जब राजनीतिक का बात आता है तो हम लोगों का क्षेत्र जो था वह क्षेत्र अलौली विधानसभा, जहां से रामविलास जी पहला बार विधायक हुए थे, उसी विधानसभा से हम आते हैं और जनता मालिक का आशीर्वाद से हम भी इस बार विधायक पिछले बार निर्वाचित हुए थे। तो वह क्षेत्र ऐतिहासिक क्षेत्र है और पासवान जी का क्षेत्र रहा है और उस क्षेत्र में जो है से हम लोग लालू बाबू के नेतृत्व में राजनीति किए हैं। तो हम लोगों के जैसा गरीब लोग को यहाँ तक पहुँचाने का अगर श्रेय जाता है तो वह बाबू लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी का है। राम वृक्ष जी, राजनीति में अक्सर बातें चलती हैं, लोग जो हैं बात करते हैं, कहते हैं कि एक बार विधायक बन जाने के बाद विधायक कभी गरीब नहीं रहते हैं। कहाँ तक आपको ये बात जो है लोगों की उचित लगती है? दो चीज़ होता है, जो जनमानस से आते हैं, जनता के जो चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं, वह जनता के जवाबदेह होते हैं और जनता के समस्याओं को समझते हैं। और जो प्रतिनिधि ऊपर से आ जाते हैं, किसी तरह जीत गए, तो उस प्रतिनिधि का जनता से कोई मतलब नहीं रहता है। हम लोग सब दिन सरजमीन पर रहे हैं और सब दिन गरीब गुरबा के साथ रहे हैं और खुद हम भी गरीब रहे हैं। हम भी अपने पिताजी के साथ मजदूरी करते थे। तो जब लोग विधायक हो जाता है, तो आपने कहा कि एक बार विधायक हो जाता है तो वह गरीब नहीं रहता है। तो सबसे मुख्य चीज़ है कि विधायक होना, मुखिया होना, MP होना, MLA होना, कहने का मतलब है जनप्रतिनिधि होना, उसमें जनता के सरोकार जीता हुआ रहता है, वह जनता के लिए जीतता है और जनता उनको जिताते हैं। तो जनता के जो अरमान आशा हैं,
तो कोशिश रहना चाहिए कि वैसे लोग को उन पर हम खड़ा उतरें, और जो लोग जनहित में काम करते हैं ईमानदारी पूर्वक, उस लोग के लिए विधायक भी रहें, एमपी भी रहें, तो उतना ही रहता है जितना वह पहले थे। वैसा कोई बात नहीं है कि एक बार विधायक हो जाता है तो वह जो है सो बहुत बड़ा आदमी हो जाता है। वैसा तो मेरे साथ आपको देखने के लिए नहीं मिला है। लगभग ये 23 चल रहा है और 20 में हम विधायक हुए हैं। हमारे क्षेत्र भी जाइएगा तो आप किसी से भी पूछिएगा तो वह बोलेगा कि नहीं, सदाजी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सदा जी, आपने कहा कि आप जो है मजदूरी करते थे पहले, आखिरकार ऐसा क्या, वो लालू जी को धन्यवाद दे रहे थे अभी आप, आखिरकार ऐसा कौन सा मोड़ आया जिसके बाद जो है आप जो है राजनीति में सक्रिय हो गए और आखिरकार जो है अंतोगत्वा जो है आप विधायक बन करके आए? क्या मोड़ आया ऐसा? देखिए, सबसे बहुत बड़ा बात है कि जहां हम लोगों के नेता बाबू लालू प्रसाद यादव जी बोलते हैं और कहते थे जहां जिसकी आबादी वहां उसकी भागीदारी, तो अलौली विधानसभा में सबसे ज़्यादा मुसहर बाहुल इलाका है और लगभग 70,000 मुसहर वोटर है। और हम लोगों के जाति के इलाका के बाद भी हम लोगों के लोग वहाँ विधायक नहीं हो पाते थे। जो बाबू लालू प्रसाद यादव जी यह बात जानते थे कि अलौली में सबसे ज़्यादा मुसहर है और मुसहर को वहाँ विधायक बनना चाहिए, उनका प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और उनको जो है से राजनीतिक से मुख्य धारा से जोड़ा जाना चाहिए। उसी कड़ी में बाबू लालू प्रसाद यादव जी हम लोगों के ही जो है से इलाके में अलौली चुनाव प्रचार के दरमियान जाते हैं और 95 से 96 में जो एमपी का चुनाव हुआ था उसमें 96 में जाते हैं और जाने के बाद जो है से हम लोगों का जब पता चलता है कि आज जो है से यहाँ लालू बाबू का कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, तो उस समय हम लोग मजदूरी करते थे। तो मालूम हुआ तो हम लोग वहाँ से इनको बहुत सारे लोग इनके नाम पर देखने के लिए देहात से उमड़ जाते थे। जब हम लोगों को पता चला तो हम लोग भी चले इनको देखने के लिए कि देखा जाए। तो हम जब देखे और इनके भाषण जो हुआ गरीबों के पक्ष में, छोटे लोगों के पक्ष में, जिनको कोई पूछने वाला नहीं था, जिनका कोई आधार नहीं था, जिनको कोई समझने वाला नहीं था, जिनके पास कोई राजनीतिक वजूद नहीं थी, तो उन लोगों के पक्ष में जब इनका भाषण हुआ तो हमको लगा कि नहीं, हमको जो है से राजनीति में आना चाहिए और हमको जो है से इसमें ही होना चाहिए। तो लालू बाबू जो है से वह तो जैसे पारखी लोग होते हैं, तो जैसे हीरा को जो है से परख लेते हैं जो जौहरी लोग होते हैं, तो उसी ढंग के लालू बाबू हैं। तो हम बड़ी जोर जोर से आगे में नारा लगा रहे थे लालू लालू यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद। तो उनका नज़र हम पर पड़ता है। पढ़ने के बाद जो है से हमको सिपाही उपाही रोक रहे थे, तो कहा नहीं नहीं आने दो उसको। तो गए, हम मंच पर गए तो पूछे कि से क्या नाम है, तो हम बोले रामवृक्ष सदा। तो कहा कि मुसहर है, तो कहे जी। तो हमरे हाथ में माइक दिए, कहा भाषण करो। उसी समय मंचे पर तो बहुत सारे लोग थे जो हमको जितना बोलने के लिए आया। आप तैयारी तो करके गए नहीं? हम तो मजदूरी करते थे। तो जो हुआ, जैसे हमको बोलने के लिए आया हम बोले, और उसी समय वो बोले कि यहाँ मुसहर का आबादी ज़्यादा है और यहाँ तुमको राजनीति करना है। क्या कर? लालू जी बोले क्या करते हो? तो हम कहे कि सर हम मजदूरी करते हैं। तो कहा ठीक है, वो भी करना है, राजनीति भी करना है, आओ पटना मिलना। तो फिर चल आए। उसके बाद जब हम पटना गए तो फिर लालू बाबू हमको पहचान गए और उस दिन से मेरा राजनीतिक सफ़र शुरू हुआ। शुरू होने के बाद उसके बाद उस समय जनता दल था, तो जनता दल में हम लोग सब लोग फिर पार्टी में ज्वाइन किए और काम किए लालू बाबू के लिए। और फिर राष्ट्रीय जनता दल जब अलग हुआ तो फिर राष्ट्रीय जनता दल का 97 में गठन हुआ और वहाँ पर 97 में वहाँ उस समय पारस जी का और रामविलास जी का बहुत बड़ा बोलबाला था। यह बात हमको नहीं बोलना चाहिए था। जितना भी बिहार के क्रिमिनल था तमाम उन्हीं के साथ था और तमाम लोग को अलौली आना जाना होता था और किसी का हिम्मत नहीं होता था कि उनके विरोध में हम राष्ट्रीय जनता दल के लालू यादव के झंडा लेकर हम चलें। तो ऐसी स्थिति में जब हिम्मत नहीं होता था
तमाम जो है गुंडा वगैरह सब उनके साथ थे, तो किस तरीके से आप इस स्थिति को सामने? हाँ, तो इसके स्थिति में जब ऐसा बात हुआ तो हमको तो लालू बाबू का आशीर्वाद मिल गया। हम डरने वाले लोग थे नहीं, इसलिए कि लालू बाबू का आशीर्वाद था कि जो होगा तो देखल जाएगा। तो बहुत धमकी उमकी आता था, लेकिन हम लोगों का जो कार्यक्रम था हम लोग उसमें अपने कार्यक्रम में लगे हुए थे। इसमें जब ऐसा बात हुआ तो उसमें जो है से हमको जब वहाँ पार्टी का गठन हुआ तो उस समय इनके डर से कोई पार्टी गठन नहीं करना चाहता था राष्ट्रीय जनता दल के। तो यादव वर्ग से एक दो लोग, श्रीकांत आजाद जी थे, एक भिखारी घाट का कमलेश्वरी यादव थे, और एक हम, ये तमाम लोग मिलके वहाँ पार्टी का स्थापना किए 97 में। और वहाँ पर हम प्रखंड अध्यक्ष बने युवा राष्ट्रीय जनता दल के। और इनके पार्टी से हम बराबर, उस समय जदयू था, ये जदयू में उस समय रामविलास जी और पारस जी थे, तो जदयू से हम लोगों का बराबर आमने सामने हुआ करता था। और 2000 में पुनः बाबू लालू प्रसाद यादव जी ने विधानसभा का हमको टिकट दे दिया। तो विधानसभा टिकट देने के बाद बहुत जबरदस्त फाइट हुआ। अलौली के जनता के जनमत से वह चुनाव हार चुका था। प्रशासनिक धांधली से किसी तरह हमको चुनाव हरा दिए 2000 में। और यह जो है से 2000 से जब टिकट मिला फिर हम चुनाव हार गए। हारने के बाद फिर हम आए, तो हम लोगों तो गरीब थे, हम लोगों को तो स्थिति ठीक थी ही नहीं। तो फिर लालू बाबू जो है से हम लोगों को फिर सहारा दिए कि नहीं, राजनीति करना है, आगे बढ़ना है। लेकिन सदा जी, आप बोले कि धांधली करके आप लोगों को चुनाव हरवा दिया गया। आरोप तो लालू यादव पे भी लगते रहे कि धांधली करके वो चुनाव जीतते थे, बूथ जो कैप्चरिंग होता था उस समय। देखिए, उस समय रामविलास जी रेल मंत्री थे और वाजपेयी जी का सरकार था। और जिस समय रामविलास जी रेल मंत्री थे तो आपको कहें जितना क्रिमिनल था, जितना बड़का लोग था, सब उन्हीं के साथ था। उसके बाद भी तमाम गरीबों ने लालू यादव के पक्ष में वोट किया और काउंटिंग में गड़बड़ी हुआ, जिसके चलते हार हुआ। या उस समय रामविलास जी और पासवान जी का बहुत बड़ा दबदबा था। उस समय उनके विरोध में बोलना कोई मामूली बात नहीं था। और अब क्या दबदबा है कि नहीं? कौन सी का दबदबा? अब तो वहाँ लालू बाबू अपना खुट्टा गाड़ दिए हैं। राष्ट्रीय जनता दल 15 में भी चुनाव जीता था महागठबंधन से। मतलब अब लालू यादव जो है वो उनका धांधली चलता है, वो वहाँ पे जो है कहीं ना कहीं जो है लोगों के बीच है। उनका धांधली नहीं चलता है, अब उनका सामाजिक न्याय को जो नारा दिए थे और सामाजिक न्याय के तहत जो बोले थे कि जिनका जितना आबादी और उनका उतना भागीदारी, तो सबसे ज्यादा मुसहर जाति के लोग वहां है। उस भागीदारी में रामवृक्ष सदा को लाया और रामवृक्ष सदा राष्ट्रीय जनता दल के नेता के रूप में आज एक विधायक के तौर पर राष्ट्रीय जनता दल के उस क्षेत्र में झंडा भी फहराने का काम किया। सदा जी, बात यह है कि आज भी आपके घर में कहीं ना कहीं टीवी नहीं है, फ्रिज नहीं है। आप जो है साक्षात्कार मैंने आपका देखा है, आपने उसमें कहा था। तो आखिरकार इतनी गरीबी में रहते हुए भी किस तरीके से जनता के लिए काम करने की प्रेरणा मिलती है? सबसे मुख्य चीज है कि लोग का हौसला होना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए। अभी हम लोगों के पास आप टीवी खोज रहे हैं, फ्रिज खोज रहे हैं। आप उस दौर में जाइए जिस समय हम विधायक नहीं थे। आप 97 के दौर में जाइए, आप 95 96 के दौर में जाइए। उस समय में भी हम जनता की मदद करते थे, जनहित के मुद्दे को लेकर हम रोड पर उतरते थे। और उस समय भी हम जनता मालिक के साथ थे जिस समय हम कुछ नहीं थे। आज तो हम आदरणीय नेता बाबू लालू प्रसाद के आशीर्वाद से और हम लोगों के नेता बाबू तेजस्वी यादव के अथक प्रयास से आज तो हम विधायक हैं। जिस समय कुछ नहीं थे उस समय भी हम जनता के लिए अड़ते थे, लड़ते थे और सड़क पर उतरते थे। आप रामवृक्ष सदा जी, आप अक्सर जो है कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी पर हमलावर रहते हैं। तो आखिरकार क्या ऐसी दुश्मनी है आपकी जीतन राम मांझी से? माननीय मांझी जी हम लोगों के गार्जियन हैं और जीतन राम मांझी जी पर हम हमलावर नहीं रहते हैं। जीतन राम मांझी जी का किया हुआ काम पर हम हमलावर रहते हैं। अब हम आपको बताना चाहते हैं, आपने जीतन राम मांझी जी का आप बात कर दिया तो हम आपको बताना चाहते हैं। जीतन राम मांझी जी पिछले चुनाव में जब महागठबंधन हुआ था तो उस समय हम लोगों के साथ थे। हम लोगों के साथ से फिर महागठबंधन से ही भागे, बीजेपी में चल गए, फिर भाग के आए राष्ट्रीय जनता दल में।
हम लोगों के नेता बाबू लालू प्रसाद यादव जी, बाबू तेजस्वी यादव जी सब दिन गरीबों के नेता रहे हैं और सब दिन गरीबों के लिए काम किए हैं। तो ये बोले हमारे बेटा को आप जो है ना MLC बना दीजिए, पढ़ा लिखा लोग हैं। तो लालू बाबू का लगा कि एक मुसहर समाज का प्रतिनिधित्व भी हो जाएगा और इन समाज के लिए एक काम करने और बात रखने वाला लोग भी हो जाएगा। तो हम लोगों के नेता बाबू लालू प्रसाद यादव जी या बाबू तेजस्वी यादव जी MLC बना दिए और MLC बनाने के बाद ये फिर भाग गए। भागने के बाद जो है से जब वहाँ से भागे तो फिर जदयू में आए। तो आप देखें कि मुख्यमंत्री जी भी इनको मुख्यमंत्री बना दिए थे। जो आदमी अपना कुर्सी छोड़कर वह कुर्सी उनको दे दिया, तो उस आदमी के लिए जो है, जब वह नीतीश कुमार जी यहाँ नहीं रहे जिनको मुख्यमंत्री बनाए, जब वो जिनको विधान परिषद का सदस्य बनाए लालू बाबू तेजस्वी बाबू, उनके यहाँ नहीं रहा, तो यह आदमी कब किधर चला जाएगा, कब क्या बोलेगा, इस आदमी का कोई ठीक नहीं है। इसलिए हम मांझी जी का विरोधी नहीं है। मांझी जी का जो काम है, मांझी जी का जो व्यवहार है, और मांझी जी ने राजनीति में मुसहर पर जो दाग लगा दिया है पलटी मारने का, इसका हम विरोधी हैं और इसलिए हम विरोध करते हैं। लेकिन सदा जी, जब जीतन राम मांझी से ये बात पूछी गई तो वो कहते हैं कि उनके ऊपर दबाव था, कहीं ना कहीं जो है दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी, इसीलिए वो दल बदले। जीतन राम, ठीक है, इस बात को हम मान सकते हैं कि जीतन राम मांझी जी पर दबाव था, तो वह महागठबंधन से अलग हो गए और महागठबंधन से अलग होने के बाद फिर तुरंत क्या दबाव था कि बीजेपी में चल गए। यह बोलते कुछ है और करते कुछ है, इनका कथनी और करनी में बहुत फर्क है। यह बीजेपी के लिए सब दिन काम किया है। जिस समय इनको मुख्यमंत्री बनाया गया था उस समय भी बीजेपी के लिए काम किया गया है। मैं फिर मांझी जी से कहना चाहता हूं, मांझी जी का अगर थोड़ा सा भी समझ में छोटे लोगों के प्रति अगर व्यवहारिक रूप से अगर समझ जाते मांझी जी, तो आज फिर उनके साथ नहीं जाते। भूल गए मांझी जी, जिस समय मंत्री थे उस समय मंदिर गए थे, तभी बीजेपी वाला लोग सब मंदिर धो दिया था। भूल गए मांझी जी, कुर्सी पर बैठे थे तभी बीजेपी वाला लोग कुर्सी शुद्धिकरण किया था गंगा जल से। और भूल गए मांझी जी, ये हाल फिलहाल जो 10 दिन पहले गए अमित शाह जी यहाँ जूता खोल के अंदर में मूरी नीचा करके बैठे हुए थे, तो ये सब चीज मांझी जी भूल गए हैं। मांझी जी को गरीबों के सम्मान से कुछ लेना देना नहीं है, गरीबों के प्रतिष्ठा से कुछ लेना देना नहीं है, मुसहरों के सम्मान से कुछ लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ अपना राजनीति करना है और उस राजनीति के तहत अपने परिवार, अपने बेटा, अपने समधिनी को बनाना है। यही मांझी जी का विचार है और यहीं तक उनका विचार रह गया है। सदा जी, आपने परिवार की बात की है, तो आपके भी जो बेटे हैं वो MA पास हैं, तो क्या लगता है कब आएंगे वो राजनीति में? अभी हम अपने बेटे को पढ़ाए लिखाए, हम लोगों के नेता बाबू लालू प्रसाद यादव जी जब जाते थे हम लोगों के इलाका में, तो वह बोलते थे, उस समय वह बात हम लोगों को याद है, गाय चराने वाले, भैंस चराने वाले, बकरी चराने वाले, भेड़ चराने वाले, घोंघा चुनने वाले, मूसा पकड़ने वाले, पढ़ना लिखना सीखो। और जब यह बात उन्होंने बोलते थे तो हम लोगों की यह बात याद था। और जब हम लोग तो बहुत गरीबी देखे थे, फिर भी हम अपने बड़के बेटे को, जब हमारा बेटा जन्म लिया और जब 7 साल का हुआ, 6 साल का, तो उनको स्कूल में नाम लिखाए और उनको हमने पढ़ाया लिखाया। और लालू बाबू कहते थे आधा रोटी खाना जरूर है लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाना जरूर है। और इसी के तहत हमने उनके बातों का अनुकरण करके हमने बड़ी मेहनत से अपने बाल बच्चा को पढ़ाए हैं। तो पढ़े लिखे हैं, पढ़ने लिखने का मतलब होता है ज्ञान अर्जित करना, पढ़ने लिखने का मतलब होता है संस्कार में आना, और पढ़ने लिखने का मतलब होता है समाज में अच्छा सोच पैदा करना और समाज के आगे लेकर चलना। पढ़ने लिखने का मतलब यह नहीं होता है कि सिर्फ आप MP MLA बन जाइए तो आपका पढ़ने लिखने का सार्थक हो गया। अभी वैसा कोई बात नहीं है। हम लोगों के बेटा जो पढ़ लिख रहे हैं
वह समाज के लिए, समाज के दशा और दिशा बदलने के लिए, समाज में शिक्षा के अलख जगाने के लिए और समाज में नमूना के तौर पर हम लोग अपने बाल बच्चा को इतना पढ़ाए हैं कि हमारा समाज के लोग देखे कि आज रामवृक्ष सदा जो है सम्मेलन बना है, इससे पहले ही अपना बेटा को यह शिक्षित किया है। इस चीज़ को हमारा समाज देखकर अपना बच्चा को भी पढ़ावे। रामवृक्ष जी, आपने शिक्षा की बात की है। अलौली विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा, ये सब जो है वो कहीं ना कहीं जो है मुद्दे हैं। अगर बात की जाए तो सड़क के ऊपर भी काम हुआ है, शौचालय के ऊपर भी काम हुआ है, लेकिन शिक्षा के ऊपर और स्वास्थ्य के ऊपर अभी और भी कार्य करने की जो है कहीं ना कहीं जो है गुंजाइश है। तो उसके ऊपर क्या क्या कार्य जो है वो होंगे? अलौली विधानसभा का आपने बात किया, शिक्षा की बात किया। आप देख रहे हैं टीवी के और न्यूज़ के माध्यम से कि शिक्षा व्यवस्था के आड़ में ये बीजेपी वाला अपना राजनीति रोटी सेक रहा है और शिक्षा के चलते सरकार के तरफ से जो प्रधान सचिव जी थे, माननीय मंत्री जी थे, उन लोगों के साथ भी ये हुआ है। लेकिन जहाँ तक अलौली विधानसभा की बात है तो अलौली विधानसभा में इससे पहले जो शिक्षा की स्थिति हो, इससे पहले जो स्वास्थ्य की स्थिति हो और इससे पहले जो सड़क की स्थिति हो, लेकिन हम जिस दिन से विधायक हुए हैं उस दिन से यह समीक्षा करने की चीज़ है। अगर आपको मौका मिले कभी मेरे विधानसभा जाइए और समीक्षा कीजिए कि हमने लोगों को शिक्षा से हमने लोगों को सड़क से जोड़ा है, हमने लोगों को स्वास्थ्य से जोड़ा है और हमने लोगों को, हमारे इलाका में सबसे ज़्यादा गरीब है, गरीबी इलाका है और सबसे ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं। हमने लोगों को कहा है कि आपका समस्या तभी दूर होगा जब आपका बेटा शिक्षित होगा और जब आपका बेटा शिक्षित हो जाएगा तो वह विकास की रोशनी को खींचकर आपके घर तक पहुंचा देगा। सदा जी, 9 मार्च 2021 की बात की जाए तो आप पहली बार विधानसभा में अपना भाषण दे रहे थे। उस भाषण के दौरान जब है आप लोग विपक्ष में थे और नीतीश कुमार जो है भाजपा के साथ सरकार में थे, उस समय आपने नीतीश कुमार को घेरा था बिजली के मुद्दे पर। आपने कहा था कि बिजली का दाम जो है वो बराबर केंद्र सरकार जो है बढ़ा रही है और राज्य सरकार भी इसके ऊपर कुछ जो है एक्शन नहीं कर रही है, कार्रवाई नहीं कर रही है। अब आप लोग सरकार में हैं, प्रीपेड मीटर आ गए हैं, सिस्टम तो नया है, लेकिन फिर सर्विस चार्ज इतना क्यों? आप जो बात बोले, हमने विधानसभा में जिस समय हमने विपक्ष में था तो हमने सरकार के घेरने का काम किया दारू के मुद्दा पर और ये बिजली के मुद्दा पर। तो हमने फिर विधानसभा में बोला था, यही बजट सत्र में आपने सुना होगा, बिहार में बिजली के मायने में ऊर्जा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी बिहार से भूत भगा दिए ऊर्जा के मामला में। जिस समय हम लोग बच्चा थे उस समय हम लोगों के माँ कहती थी अंधेरा हो जाता था, कहीं रोशनी का आता पता नहीं होता था, डिबिया जलता था। उस समय हम लोगों को माँ कहती थी कि बेटा सो जाओ नहीं तो भूत पकड़ लेगा, अंधेरा के चलते कहती थी। और जब मुख्यमंत्री नीतीश जी बने और हम लोगों के उप मुख्यमंत्री बाबू तेजस्वी यादव जी और ऊर्जा मंत्री विजेंद्र बाबू के नेतृत्व में इतना काम हुआ है कि अब भर रात बिजली रहता है, गांव चकाचौंध रहता है, लाइन रहता है। अब जो बच्चा उस समय हम लोग भूत के डर से भूखे सो जाते थे बिजली के अभाव में, अब वह बच्चा भर भर रात पढ़ाई करता है और जो डराने वाली बात थी वह खत्म हो गया। अब बिहार उजाला बिहार हो गया। और जहां तक प्रीपेड मीटर लगाने की बात है, बिजली बिल बढ़ाने की बात है, तो हम लोगों के सरकार ने केंद्र सरकार को बोले थे, लेकिन केंद्र सरकार ने भी सहमति दी। तब पर भी केंद्र सरकार के तरफ से जो बिजली बिल बढ़ गया है, हम लोगों की सरकार ने उसमें अनुदान दिया है। कितना 100 करोड़ वह हमको याद नहीं है, लेकिन हम लोगों की सरकार अभी भी बिजली बिल पर अनुदान दे रही है। उसी दिन 9 मार्च की बात की जाए 2021 की, तो आप सूर्य अस्त बिहार में चूहा दारू पी के मस्त की बात कर रहे थे। तो क्या लगता है आपको, उस समय तो आप नीतीश कुमार को, सुशासन बाबू को घेर रहे थे कि मौत हो रही है शराब पीने से। आखिरकार अब भी जो है शासन आप लोगों का है, सुशासन बाबू ही है मुख्यमंत्री, और अब भी तो मौतें हो रही हैं। तो फिर उसके कहीं ना कहीं जो दारू है वो, जब हमने 2021 में बोला था तो माननीय मुख्यमंत्री जी के यह बात संज्ञान में आया था कि वास्तव में यह बोल रहा है।
और हम दारू बंद कर दिए हैं। बिहार में बहुत बड़े पैमाने पर दारू मिल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आया था। और उसके बाद आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत कड़ा स्टेप उठाए थे। इसके लिए दारू विभाग के लिए अलग टीम गठित किया गया था, अलग थाना खोला गया था, अलग स्पेशल छापामारी टीम तैयार किया गया था। और इसके जो है चलते जो मुख्यमंत्री जी ने कदम उठाया नशा के विरोध में, तो 21 के बाद से जो है स्थिति सुधरा है। और लगातार छापामारी होने से, लगातार शराब माफियाओं पर नकल कसने से और लगातार शराब माफियाओं को कुचलने से जो है बिहार में शराबबंदी का असर पड़ा है। और बिहार में अब पूर्णतः शराबबंदी है। जो लोग नशा करते थे वह लोग नशा छोड़ चुके हैं। इसलिए 21 का आपने बात किया, यह 23 है, इसलिए इस विभाग में अब बहुत बड़ा सुधार हुआ। सदा जी, हाल ही में जो भाजपा ने प्रदर्शन किया, एक व्यक्ति की, जो एक भाजपा नेता थे जिला के, उनकी मौत भी हो गई। काफ़ी गंभीर जो है आरोप भी वो लगा रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या कर दे रहे हैं ये लोग, इंसानियत की हत्या कर दे रहे हैं। शिक्षक अभ्यर्थी को लेकर के वो लोग मांग कर रहे थे, तो ये जो प्रदर्शन था उसको आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो आप जान जाइए, भारतीय जनता पार्टी के लोग जिनका चाल और चरित्र दोनों खराब हो, आपने उसका बात किया। अभी आपने कहा कि शिक्षक का प्रदर्शन था। हम आपके चैनल के माध्यम से, आप पत्रकार हैं, आप पूरे पटना घूमिए, क्या गो मास्टर का बैनर पोस्टर लगल है, जाके पूरा पटना घूमिए। पूरे पटने में बीजेपी का बैनर पोस्टर से पटा हुआ था। और यह मास्टर के आड़ में बीजेपी अपना राजनीति रोटी सेकना चाहती थी। और उस राजनीति रोटी सेकने के लिए बीजेपी पूरे प्रदेश से अपने कार्यकर्ताओं को लाठी सहित, मिर्चाई का बुकनी सहित बुलाया था। और उसके बाद बाहर के प्रदेश से, जो बगल के प्रदेश हैं, यूपी से भी कुछ लोग आए थे। और आने के बाद वह लोग चाह रहे थे कि हम बिहार में दंगा फसाद करावें, हम बिहार में सांप्रदायिकता माहौल खराब करें, हम बिहार में अमन भाईचारा खत्म करें और बिहार सरकार को अस्थिर करें। जिसके चलते बीजेपी का यह चाल नाकाम कर दिया हम लोगों के सरकार ने। और आपने कहा कि एक कार्यकर्ता की मौत हो गई, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को, विजय कुमार सिंह जी को। तो इसमें हम भी सरकार से मांग करते हैं कि उनका वास्तविक जांच हो, सही जांच हो और जांच से पता चले कि इनका मौत कैसे हुआ है। और हम सरकार से मांग करते हैं कि जो उसका मौत हुआ है वह बीजेपी के साजिश है, इस मौत का जिम्मेदार बीजेपी है, इसलिए जांच होना चाहिए और वैसे लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। सदा जी, आपसे अंतिम प्रश्न होगा। अलौली विधानसभा क्षेत्र से आप जीते हैं, वहाँ से आप आते हैं। अलौली विधानसभा क्षेत्र की जनता अगर आपसे रिपोर्ट कार्ड मांगती है कि अभी तक जो जो कार्य हुए, या फिर 2 साल जो है अभी बच रहे हैं 2025 के विधानसभा तक, तो कौन कौन से कार्य आगे जो है वो आप करने जा रहे हैं, या फिर क्या क्या आपने अभी तक किया है? अलौली विधानसभा में लगभग अभी तक, जिस दिन से हम विधायक बने हैं, रोड का जाल बिछ गया है। आप जाके देख सकते हैं, आपके चैनल के माध्यम से हम बोल रहे हैं। शिक्षा की भी स्थिति सुधरी है। जो हम लोगों का बाढ़ के हम लोग बराबर दंश झेलते थे, जो हम लोगों का कोसी इलाका है, वह बांध नहीं दुरुस्त था, वह बांध भी दुरुस्त हो चुका है। और उसके बाद आपका 2 पुल गंडक नदी में अलौली विधानसभा में मेरे विधायक काल में दोनों पुल का टेंडर हुआ है, जिसका क्वेश्चन हमने कल भी एक किया था। ओलापुर गंगौर चक्की पार के लिए उसका भी टेंडर हो गया है। वह भी पुल बहुत जल्द काम शुरू होगा। और जलकौरा खगरी 83 के बीच अभी काम शुरू है। और तीसरा हम लोगों का फरकिया इलाका कहा जाता है अलौली, लाइफ लाइन फरकिया, अलौली का फरकिया लाइफ लाइन इलाका है, जो कोसी क्षेत्र में है, जहां 60 नदियां बहती है। वह हम लोगों के क्षेत्र में 4 पंचायत है, बहुत बड़ा बड़ा पंचायत है और बहुत बड़ा इलाका है। और उसी कोसी क्षेत्र में माननीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का भी घर है।
तो उस कोसी क्षेत्र में गढ़घाट में एक ऐतिहासिक जगह है, अलौली प्रखंड के रामपुर पंचायत, और उसमें हम लोग सरकार से पुल बनाने की मांग कर रहे हैं। और सरकार ने इस पुल को भी स्वीकृति देने के लिए जो है से तैयार है, और सरकार उनका डीपीआर भी मंगाया है। बहुत जल्द पुल तैयार होगा, डीपीआर तैयार हो चुका है और पुल का प्रक्रिया जारी है। बहुत जल्द उसमें टेंडर होगा और गौर घाट पर पुल बनेगा, और जिस समय गौर घाट पर पुल बन जाएगा अलौली के गढ़ घाट पर, उस समय अलौली की शकल सूरत जो है बदल जाएगी और अलौली जो है विकास से जुड़ जाएगा। जब गढ़ घाट में पुल बन जाएगा तो अलौली सहरसा जिला से जुड़ जाएगा, अलौली दरभंगा जिला से जुड़ जाएगा, इसलिए दो जिला से जुड़ जाएगा और अलौली के समुचित विकास होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद रामवृक्ष सदा जी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। रामवृक्ष सदा 30 साल से राजनीतिक जीवन में है और 2020 की विधानसभा चुनाव हुई उसमें वो पहली बार जो है वो जीत करके आए। इससे पहले 3-4 बार उन्होंने प्रयत्न किया था लेकिन उसमें वो विफल रहे थे। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2025 में विधानसभा चुनाव है, फिर से अलौली की जनता जो है अपना आशीर्वाद दे करके रामवृक्ष सदा को विधायक बनाती है या नहीं। तब तक तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए NBC 24 के साथ। धन्यवाद।